चैप्टर नंबर 01 एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली ये सब्जेक्ट तो 8 सेमेस्टर के लिए है, बट 5 सेमेस्टर का भी सिलेबस यहाँ पे मैच करता है, तो अगर आप 5th सेमेस्टर के लिए पढ़ो तो भी बेस्ट है। सो सबसे पहला टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंटरप्रेन्योर इज derived फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड that is entrepreneur, that is individual who were undertaking, meaning who undertook the risk of a new enterprise। मतलब कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान, ऐसा आदमी है जो कि रिस्क लेता है, ठीक है, किसी भी कंपनी को, किसी भी एंटरप्राइज को खड़ा करने के लिए वो रिस्क लेने का उसके अंदर जिगरा होना चाहिए, ठीक है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट है ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, मतलब कि विजन, दूर का विजन उसके पास होता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब ये सोच सकता है, उसके अंदर सोचने की क्षमता होती है। डिज़ायर टू सक्सीड, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मैनेजरियल स्किल, अर्ज टू लर्न न्यू थिंग, नई नई चीज़ें सीखने में उसका इंटरेस्ट होता है। ऑलवेज हैज़ अ विजन, उसके पास हमेशा विज़न होता है, दूर तक का विजन होता है। कोई भी कंपनी फाउंडर खोलता है, कोई भी कंपनी चलाता है तो उसका विजन बहुत दूर तक का होता है, ठीक है, 1 साल 2 साल का नहीं होता है। नीड्स इंडिपेंडेंस इन हिज वर्क, वो चाहता है कि खुद ब खुद वो काम करे, खुद वो फाउंडर हो, अकेले वो उस कंपनी को संभाले। कोई भी इंसान किसी भी तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देना चाहेगा किसी और को। 8वां है कोऑपरेटिव एंड हैज़ क्वालिटी कंट्रोल कैपेसिटी, हैज़ ए डिज़ायर टू डू समथिंग न्यू। देखो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग खुद बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो बहुत ईजिली सोच करके यहाँ पे लिख सकते हो। इनोवेशन हो गया अपना, इनोवेशन हो गया, स्किल हो गया, रिस्क टेकिंग हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सोच के लिख सकते हो। हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऑब्वियसली जब आप कंपनी खोल रहे हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो अकॉर्डिंग टू स्कम्टर, एक साइंटिस्ट हैं जो भी, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ क्रिएटिव एंड एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, एक उसमें क्रिएटिविटी यूज़ होती है, आप नई नई चीज़ सोचते हो, बनाते हो, वहाँ पे एक क्रिएटिव स्किल यूज़ होती है। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स द फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। कुछ नई चीज़ हम लोग क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक मार्केट में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई नई चीज़ बनाते हैं जो कि मार्केट में नया हो। हम लोग सब बोलते हैं कि नया करो, वही सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखो अगर एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक पूछे या फीचर पूछे, दोनों के लिए आप ये चीज़ लिख सकते हो। एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, मेकिंग एंटरप्राइज अ सक्सेस, स्किलफुल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स में और या फीचर में। या पूछ दे कि इसका क्या विजन है एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। थोड़ा सा वहाँ पे हम अपना माइंड यूज़ करेंगे एंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो ये सारी चीज़ें भी इसमें लिख सकते हो फीचर में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या फेजेस हैं? इनिशियल फेज एंड डेवलपमेंट फेज, सपोर्ट फेज, ठीक है। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर अपना खड़ा करता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, कंपनी बनाता है, तो उसमें 3 स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले इनिशियल फेज़, जैसे कि हम मोबाइल की कंपनी खोल रहे हैं तो सबसे पहले इनिशियल फेज़ आएगा। हम समझेंगे कि कहाँ पे मार्केटिंग करनी है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे डिमांड इसकी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें इनिशियल फेज़ में आता है, ठीक है। डेवलपमेंट फेज़ में उसको हम लोग डेवलप करते हैं प्रोडक्ट को, एंड उसके बाद जब प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पब्लिक के पास, तो उसको सपोर्ट करना, उसको मैनेज करना, वो भी हमारा काम होता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप काम होता है, ठीक है। तो ये 3 फेजेस होते हैं, आप जो कि ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो अबाउट एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इस एंटरप्रेन्योर के बारे में समझ रहे हैं। बियरर ऑफ द मैकेनिज्म फॉर चेंज, ठीक है, कोई भी चेंज को अडॉप्ट करने के लिए ये तैयार होता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जजमेंटल डिसीजन अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ सोर्स रिसोर्सेज, किसी भी तरीके के रिसोर्सेज हो गया, कोऑर्डिनेशन बैठाना हो गया पीपल के बीच में, ये सारी चीज़ें इजीली हम लोग एंटरप्रेन्योर कर सकता है, ठीक है। अगर एंटरप्रेन्योर के बारे में पूछता है तो आप रिस्क टेकिंग भी लिख सकते हो कि वो रिस्क टेकर होता है, इनोवेशन स्किल उसके अंदर होती है, मैनेजिंग स्किल होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल होती है, ये सारी चीज़ भी इसमें आ सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलवेज सर्चेस फॉर चेंज, ठीक है, हमेशा वो चेंज ढूंढता है, नई नई चीज़ें उसको ट्राई करनी है, चेंज करना है, इनोवेट करना है, एंड दैट्स इट। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क टेकिंग। रिस्क की इंपॉर्टेंस क्या होती है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? सबसे पहले आता है रिस्क कैन बी डिफाइंड एज पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर और लॉस और अदर एडवर्स कंसिक्वेंसेज इन परसुइंग सम एक्टिविटी और वेंचर। तो सबसे पहले जब रिस्क भाई किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आप फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, आप पैसा लगा रहे हो, पैसा डूब गया, ठीक है, किस तरीके का रिस्क हो सकता है, वो कंपनी इतनी बड़ी खोल ली है, वो चल ही नहीं रही है, ठीक है, और कोई भी वेंचर, कोई भी एक जगह आपने ली, वहाँ पे कंपनी चली नहीं, वो जगह बर्बाद हो गई आपकी। रिस्क एज एन एट्रीब्यूट इफेक्ट्स एंटरप्रेन्योर बिहेवियर, किसी भी एंटरप्रेन्योर का बिहेवियर को ये रिस्क अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। मान लो एक एंटरप्रेन्योर आता है पूरा कॉन्फिडेंस लेके कि हम ये प्रोडक्ट यहाँ पे चलाएंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली वो प्रोडक्ट वहाँ पे इतना अच्छे से चल नहीं पाता है एज एक्सपेक्टेड, तो भाई ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस गिरेगा, ठीक है।
डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ रिस्क कैन बी कैटेगराइज एज हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड लो रिस्क। ऑब्वियसली रिस्क इसी तरीके के 3 प्रकार के होते हैं। एक हाई रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है किसी में मॉडरेट रिस्क, किसी में लो रिस्क, ठीक है। डिस्क्राइब द ट्रेड्स फाउंड इन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में क्या क्या ट्रेड्स होते हैं? तो मोटिवेटर होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है, अपने आप को मोटिवेट रखता है और अपनी टीम को भी रखता है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट, बहुत दूर के सोचता है और बहुत दूर के लिए काम करता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म और नहीं होता है वो। हाई एनर्जी लेवल, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। परसिस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्वर, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है और जनरली सॉल्व करता रहता है कॉन्सिस्टेंटली। इनिशिएटिव, ऑब्वियसली इनोवेशन होता है उसके अंदर, इनिशिएट वो पहले स्टार्ट करता है किसी भी चीज़ों को। यहाँ पे मॉडरेट रिस्क टेकर, थोड़ा बहुत रिस्क भी ले सकता है। यहाँ पे इनिशिएटिव भी आ सकता है कि वो इनोवेशन भी आ सकता है कि वो इनोवेट करता है, चेंज अडॉप्ट करता है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग स्किल होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे सोच करके लिख सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे कि अब 2 नंबर में आया तो थोड़ा सा लोगों को चलेगा, लेकिन 10 नंबर में आप उसको थोड़ा एक्सपेंड करोगे। डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योर। मैनेजर और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है? देखो, मैनेजर जो होता है वो जॉब के लिए आता है, ठीक है। एक कंपनी में आया, एक एंटरप्रेन्योरशिप में, एंटरप्राइज में वो एंटर किया मैनेजर के पोस्ट पे, वो बस उसका काम है जॉब करना। अब कोई भी इंसान जॉब करने के लिए गया है, वो भाई अपने हिसाब से इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगा काम के ऊपर। बट एक एंटरप्रेन्योर जो कि बहुत ज़्यादा अपनी कंपनी के लिए डेडिकेटेड है, वो बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस आप एक टेबल बना के लिखना। यहाँ पे हम इस तरीके से लिख दिए हैं, बट आप टेबल बना के लिखना, ठीक है। यहाँ पे मैनेजर लिखना और यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप लिखना, बीच में लाइन देना एंड इसके बाद लिखना। नाउ सबसे पहले आता है मैनेजर। रिजल्ट ऑफ टुडे, दिस मंथ, दिस ईयर, शॉर्ट टर्म, मतलब कि ये ज़्यादा दूर के नहीं सोचता है, बस इस मंथ का क्या रिजल्ट है, इस ईयर का क्या रिजल्ट होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल पे वो वर्क करता है मैनेजर। हैव यूजुअली टू हैंडल पीपल ओरिएंटेड डे टू डे मैनेजमेंट। वो डे टू डे पीपल को मैनेज करता है, जो लोग आते हैं कंप्यूटर वर्क करते हैं, बस उनको देखता है, मैनेज करता है कि हाँ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की, इसको निभाना है, ये सारी चीज़ें पर मैनेजर देखता है। ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन विच हैव ए बियरिंग ऑन द शॉर्ट टर्म। जो भी ऑपरेशन हो गया या एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब कि किस तरीके का डिसीजन लेना है, क्या करना है, आज क्या काम करना है, ये सारे डिसीजन जो होते हैं वो मैनेजर लेता है छोटे मोटे लेवल पे, ठीक है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं सिर्फ। मोर ओरिएंटेड टुवर्ड इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के वो अफेक्ट करता है, दैट्स इट, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। अब बात आती है एंटरप्रेन्योर की, जो कि जिसकी कंपनी है, ऑब्वियसली जो फाउंडर है, उसकी जिम्मेदारी जो है बहुत अलग होती है। रिजल्ट ऑफ टुमारो, नेक्स्ट ईयर, कमिंग 5 ईयर्स, ये हर एक दिन का, हर एक साल का और आने वाले 5 साल, 10 साल और आने वाले फ्यूचर का रिजल्ट ये देखता है, उसके हिसाब से ये वर्क करता है। हैव ए डील विद पीपल हु कैन कॉन्सेप्चुलाइज विद एग्रीगेट पर्सपेक्टिव स्ट्रेटजीज। ऐसे पीपल को ये डील करता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं और जनरली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं कंपनी के डेवलपमेंट पे, ठीक है। मैनेजर जो डील करता है पीपल से, वो बेसिकली हम लोग की तरह होते हैं, बस जॉब करने जाते हैं, ज़बरदस्ती जॉब करते हैं, डांट करके जॉब कराता है, ठीक है, वो होते हैं हम लोग पीपल। बट एंटरप्रेन्योर ऐसे पीपल से डील करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लाइक इन्वेस्टर हो गए आपके, या बहुत बड़े बड़े स्ट्रेटजी डेवलपमेंट हो गए, उसके कंपनी के डायरेक्टर हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, ऐसे ऐसे पीपल से डील करता है। मोस्टली स्ट्रैटेजिक डिसीजन इन्वॉल्विंग ग्रोथ थ्रू एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। बेसिकली ऐसी स्ट्रेटजी डिसाइड करता है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो करे और एक्सपैंड करे इसकी कंपनी को। मैक्रो सोशल एस्पेक्ट लाइक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो भी देखता है, समझता है कि हमारे जो कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी सारी चीज़ भी ये ध्यान में रखता है। मैनेजर को इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस वो जॉब करने आया, जॉब करके निकल जाएगा। एंटरप्रेन्योर आर मेड नॉट बॉर्न, इसका क्या मीनिंग है? देखो, ये इस तरीके से स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा इसका क्या मतलब है, तो हमें इसके एक्सप्लेन करना है। एंटरप्रेन्योर आर मेड नॉट बॉर्न, वो पैदा नहीं होते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट को देखते हुए, सराउंडिंग को देखते हुए। इन्वायरमेंट फैक्टर, जो भी इन्वायरमेंट फैक्टर लाइक उसमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के इन्वायरमेंट है, कहाँ वो पैदा हुआ है, किस जगह वो रहता है। जैसे कि यूएसए में एक कल्चर स्टार्टअप का, बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत कम अभी स्टार्टिंग हो रहा है। तो इन्वायरमेंट फैक्टर मैटर करता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर कि वो किस तरीके से आसपास अपने मेंटल को ग्रोथ
पा रहा है, किस तरीके से वो टेक्निकल स्किल सीख रहा है, वो सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल फैक्टर में आ जाती हैं। उसका एटीट्यूड क्या है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के। सराउंडिंग फैक्टर, किस तरीके के लोग से वो सराउंडेड है। जो ऐसे लोग जो दिन भर स्टार्टअप की बात करते हो, बिज़नेस की बात करते हो, इनोवेटिव स्किल की बात करते हो, वो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो उसमें सराउंडिंग में रहेगा तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप के ऊपर वो फोकस करेगा। जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं कंट्री में, इन्वायरमेंट में, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एंटरप्रेन्योर बन सकता है। डिस्कस द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री के डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योर क्या रोल है? एंटरप्रेन्योर एज वन हु ब्रिंग रिसोर्सेज, लेबर, मटेरियल एंड अदर एसेट्स इनटू कॉम्बिनेशन दैट मेक देयर वैल्यू ग्रेटर देन बिफोर। एंटरप्रेन्योर एक ऐसे लोग होते हैं जो कि मटेरियल को, लेबर को, एसेट्स को एक कंबाइन करते हैं, रॉ मटेरियल कंबाइन करते हैं और एक नई चीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होता है। एंड एंटरप्रेन्योर आल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी एज एंटरप्रेन्योर जनरल एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स। देखो, एक एंटरप्रेन्योर एक कंपनी खड़ी करता है जो कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है किसी भी लोगों के लिए, ठीक है, जो आसपास के लोग होते हैं वहाँ के सोसाइटी के, उनके लिए वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है और कंट्री के डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट करता है। बाई सेटिंग अप द न्यू इंडस्ट्रीज़ इन रूरल एरियाज़ जैसे कि गांव में वो सेटअप करता है इंडस्ट्रीज़ को और वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, वहाँ की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। ब्रिंग सोशल रिवोल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग देम एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। सोशल रिवोल्यूशन लाता है, लाइक कोई भी अगर कंपनी खड़ी कर रहा है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, एक तो प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो रही है जो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है एंड एक्सचेंज हो रहा है मनी का, ठीक है, पैसे के एक्सचेंज भी हो रहे हैं वहाँ पे। गवर्नमेंट भी इफेक्ट होती है, वहाँ के लोग इफेक्ट होते हैं, सोसाइटी इफेक्ट होती है, बहुत सारी चीज़ों से वहाँ पे वो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल प्रोग्रेस ऑफ द रीजन। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे वो रहेगा वहाँ पे सोसाइटी की ग्रोथ होगी। कहीं भी कंपनी खुलती है तो वहाँ पे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। बाई अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। अब कोई भी कंपनी, इंडियन कंपनी, जैसे कि कोई इंडिया की कंपनी है, बाहर सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो कहीं ना कहीं बाहर के पैसे इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज भी हो रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ इकोनॉमी। ये भी एक स्टेटमेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। सबसे पहला है इकोनॉमिक थ्योरी एंड साइकोलॉजिकल थ्योरी। तो इकोनॉमिक थ्योरी के लिए हम लोग ऊपर की चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक में कैसे कंट्रीब्यूट करता है कि फॉरेन एक्सचेंज लाता है, इकोनॉमिक को बूस्ट करता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देता है, जो आसपास के सोसाइटी के लोग उनको डेवलप करता है, सोसाइटी को डेवलप करता है। रूरल एरियाज़ लाइक गांव में वो किसी भी कंपनी खोल करके गांव का अरे कहना क्या चाहते हो, डेवलपमेंट करता है। इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये इकोनॉमिक थ्योरी में आ जाएगा। साइकोलॉजिकल थ्योरी में लोगों के एटीट्यूड को चेंज करता है, ठीक है। जब भी किसी भी तरह की कंपनी खुलती है, आसपास के लोग और ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो खुद भी उस तरीके से बनना चाहते हैं, ठीक है। अभी आप शार्क टैंक देख रहे हो कि शार्क टैंक स्टार्ट हो गया, तो शार्क टैंक में देख करके आपके अंदर कभी कहीं ना कहीं आता होगा कि हम भी कुछ क्रिएट करें, ठीक है, वहाँ पे पहुँचें। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? और ऐसी ऐसी चीज़ भी क्रिएट की जा सकती हैं जो कि हम कभी सोचे भी नहीं थे, ठीक है। इस तरीके से साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल थ्योरी। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आर सेड टू हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन देम। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके अंदर कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं, वो एक्सप्लेन करना है। देखो, अभी ऊपर भी हम लोग एक्सप्लेन किए थे कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, लाइक मोटिवेटर होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होता है, इनिशिएटिव होता है, मॉडरेट रिस्क टेकर। ये सारी चीज़ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके अलावा मेंटल एबिलिटी इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल गोल क्लियर होता है कि यहाँ तक पहुँचना है। कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, टेक्निकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होता है। पब्लिक से रिलेशनशिप इनका स्ट्रांग होता है, लाइक कोई भी कंपनी खोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका अल्टीमेटली पब्लिक से ही डील करना पड़ेगा, तो पब्लिक रिलेशनशिप अच्छा बना के चलना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एंटरप्रेन्योर में लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आप लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, साउंड नॉलेजेबल होता है, बिजनेस मेंटालिटी होती है, क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है, इनोवेशन होता है, क्रिएटिविटी होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टेक्निकल नॉलेज, रोल मॉडल, गोल सेटर, मैच्योरिटी, कॉन्सेप्चुअल स्किल, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ करके अपने आप से लिख सकते हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप, ठीक है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जनरली आपकी कॉटेज इंडस्ट्री भी आ सकती है। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? जो एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं लोग, कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें, 1 या 2 लोग, जहाँ पे जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कुछ छोटे मोटे गमले हैं, ठीक है, उसमें घड़ा बनाने वाले वो होते हैं लोग। तो कुछ क्रिएटिविटी, उनके अंदर क्रिएटिव स्किल होती है, उस क्रिएटिव स्किल का यूज़ करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बनाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री इज आल्सो द पार्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज इज क्लासिफाइड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन इट।
कितनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें लगी है दैट डिपेंड कि वो अफेक्ट करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो रूरल एरिया में जनरली ज़्यादातर होती हैं और वहाँ के लोग को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। टाइप ऑफ एसएसआई मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आती है, एग्जांपल है खादी इंडस्ट्री, कपड़ा बनाने वाली। ठीक है, अभी जो मैंने फ़ोटो दिखाई थी उसमें कपड़ा बनाने वाला भी था। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें बनाने वाली इसमें आ जाती हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज etc. एंसिलरी इंडस्ट्री, दैट इंडस्ट्री विच आर प्रोड्यूस पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स लाइक, छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करने वाले हो गए, वो एंसिलरी इंडस्ट्री बोलते हैं उसे। सर्विस इंडस्ट्री लाइक लाइट रिपेयरिंग इंडस्ट्री, लाइट रिपेयरिंग शॉप, या कि छोटी मोटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो आप दुकान पे देखते हो छोटी मोटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रिंट कराना, ठीक है, फोटो कॉपी करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फीडर इंडस्ट्री, कास्टिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिक एडिशन, आप देखते हो वेल्डिंग, जो वेल्डिंग लोग करते हैं लोहे की दुकान पे, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब ग्रोथ को एक्सप्लेन करना है। द स्मॉल स्केल सेक्टर हैज़ ग्रोन रैपिडली ओवर द ईयर फ्रॉम एन एस्टिमेट 0.86 मिलियन टू 4 मिलियन। ठीक है, 0.86 मिलियन से 4 मिलियन तक ग्रो हुआ 1980 से 2012 के बीच में। फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री रैंक फर्स्ट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो भी फूड एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री है वो एम्प्लॉयमेंट देने में सबसे नंबर 1 पे। एम्प्लॉयमेंट वाज द हाईएस्ट इन द यूनिट इंगेज इन बीवरेज तंबाकू इन वेरियस स्टेट डेवलपमेंट कंट्रीज़। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो भी बीवरेजेस हैं, पीने वाली चीज़ें हैं, तंबाकू हो गया, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी को ऊपर ले जाने में। तो इनका बहुत ज़्यादा हाथ है, बहुत बड़ा। तो ये सारी चीज़ भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती है। 45 to 50% इंडियन एक्सपोर्ट्स आर कंट्रीब्यूट बाय द एसएसआई सेक्टर। 45 से 50% इंडियन एक्सपोर्ट जो यहाँ से एक्सपोर्ट होकर फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एसएसआई पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय लेस नंबर ऑफ पर्सन। जो कि छोटा है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि बहुत कम लोग को ये एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। इसमें जनरली थोड़े से ग्रुप के लोग आते हैं, 10 ग्रुप या अकेले ही सिंगल ग्रुप भी कंपनी चल सकती है। यूज़ मैन पावर, टूल एंड मशीन टू कंप्लीट देयर वर्क। ठीक है, जो जिस इंसान के पास स्किल्स है वो सारी यूज़ करके यहाँ पे लोग बनाते हैं। एसएसआई प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, दे हैव सेटल इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। गांव में भी होते हैं और शहर में भी होते हैं एसएसआई। ठीक है, इसमें गांव में भी आप देखते हो कि बहुत सारे लोग छोटे मोटे गमले बनाते हैं, और शहर में भी ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ पर्सन को एम्प्लॉय करती हैं। दीज इंडस्ट्रीज कंप्लीट देयर वर्क थ्रू लार्ज मशीन्स। बड़ी बड़ी मशीनरी इसमें इंक्लूड होती हैं, एंड ये जनरली लोकेटेड होते हैं अर्बन एरियाज़ में, लाइक शहर में होते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्रीज इसका एग्जाम्पल है। स्टील इंडस्ट्रीज़ भी हो गया। ये जो डिफरेंस है स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इसमें भी आपको टेबल बनानी है, इधर स्मॉल लिखना है, इधर लार्ज लिखना है, एंड देन उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है ना। उसके बाद आती है आपकी एलाबोरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहला है वन मैन ऑनरशिप, जो मैंने बताया था कि आपको बहुत कम लोग या एक लोग भी इसमें ऑनरशिप होती है इनकी, ये चलाते हैं। मोस्टली रन बाय इंडिविजुअल्स। फ्लेक्सिबिलिटी, एसएसआई फ्लेक्सिबल इन ऑपरेशन, बियर इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, किसी भी इन्वायरमेंट में जो इन्वायरमेंट चेंज होता है इसके ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ ये चेंज कर सकता है एसएसआई। ठीक है, अपने आप को। लेबर इंटेंसिव, दिस इज़ हेल्प इन द नेशनल इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, चाहे वो रूरल एरियाज़ के हो या अर्बन एरियाज़ हो। मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये रूरल एरियाज़ में भी सर्व करती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करती है। बट लार्ज स्केल इंडस्ट्री में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सिर्फ और सिर्फ शहर में होती है। ठीक है, गाँव में नहीं होती है। लो स्टार्टअप कॉस्ट, भाई छोटी कंपनी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बहुत ही कम कॉस्ट में ये इजीली सेटअप हो सकता है। लोकलाइज्ड ऑपरेशन, एसएसआई इस्टेब्लिश्ड इन रूरल लोकल एरिया इन ऑर्डर टू मीट द लोकल एंड रीजनल डिमांड्स। ठीक है, तो लोकल एरिया में ये इजीली सेटअप हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वहाँ पे जो भी जिस तरीके की रीजनल डिमांड होती है वो वहाँ पे मिल जाता है, इसे जो भी तरीके का रॉ मटेरियल यूज़ होता है वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। पोर्टेबिलिटी, ए स्मॉल स्केल बिजनेस इज़ पॉसिबल मेकिंग इट ईजी टू सेटअप एंड टीयर डाउन। देखो छोटा है इसीलिए कहीं भी इसको सेटअप किया जा सकता है उठा करके। अगर हमें कहीं और शिफ्ट होना है तो इजीली वहाँ से उठा करके कहीं और हम लोग सेटअप कर सकते हैं किसी भी शहर में, या ख़त्म करना है, तोड़ना है तो आसानी से इजीली वो ख़त्म हो सकता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है।
So the next question is, what is the role of government regulation in selection of an enterprise? The government of India has completed several industrial policy resolution of promoting industry, industrial growth and determining the pattern of assistance to industries. गवर्नमेंट के कुछ ऐसे पॉलिसीज़ हैं जो कि इनके ऊपर लगे हैं उसको थोड़ा प्रमोट करने के लिए और उसे आगे ले जाने के लिए। सो सबसे पहला है द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 सबसे पहला आया। द मेन एम ऑफ दिस पॉलिसी वाज बैलेंस ग्रोथ ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एंड फोकस ऑन द को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज इंडस्ट्री अलॉन्ग विद द स्मॉल इंडस्ट्री। देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब कि वही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लार्ज स्केल इंडस्ट्री के साथ फिट करने ये पॉलिसी बताती है। इस पॉलिसी का मेन एम यही है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के साथ किस तरीके से को एग्जिस्ट करके चल सकती है, दोनों एक साथ, ठीक है, चल सके। ऐसा ना हो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दबा दे, ठीक है, किस तरीके से, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में क्या होता है कि मोबिलाइजिंग लोकल स्किल्स एंड कैपिटल रिसोर्स एंड इंटीग्रेशन विद द लार्ज सेक्टर। इसमें क्या होता है कि जो लोकल लोग हैं जिनके पास स्किल्स हैं, ठीक है, उनको लाया जाता है, कैपिटल रिसोर्सेज जो वहाँ के लोकल रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल उनको लाया जाता है, उनको इंटीग्रेट किया जाता है, नई नई चीज़ बनाई जाती है, ठीक है, लार्ज सेक्टर में उसे कन्वर्ट किया जाता है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 अप्रूव ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ठीक है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 में क्या होता है कि अप्रूव किया जाता है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी भी कंपनी में, उसको ईजिली पूरी तरीके से पूरा एक्सपोर्ट किया जा सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको रखा जाए अंदर, मतलब कि उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है 100%, ये अप्रूव करता है, दैट्स इट, ठीक है, कि वो उसको एक्सपोर्ट किया जाए 100% यूनिट को। एंड एड्रेस द नीड फॉर प्रोमोटिंग कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट में जो इंडियन मार्केट है, एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कंपटीशन को, ऑब्वियसली जब लार्ज स्केल इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती हैं तो देयर इज़ मच कंपटीशन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, तो ग्रो करना, उसको मॉडर्नाइज करना, ये पॉलिसी का काम है, ठीक है, कि उसको इस कंपटीशन में भी उसको ग्रो किया जा सके। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज इन स्टार्टिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़? क्या ऐसे स्टेजेस हैं जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में लगेंगे? टू स्टडी द बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, कि उस बिज़नेस का इन्वायरमेंट को समझना, उसको स्टडी करना कि क्या है इस बिज़नेस में, ठीक, किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कहाँ पे हमें सेटअप करना है, वो सारी चीज़ें। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड फिजिबिलिटी ऑफ द आइडिया, उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, किसी भी शहर में जहाँ पे भी हमको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होगा, उसकी एक फिजिबिलिटी आइडिया, मतलब कि एक पूरी तरीके से आइडिया डेवलप कर लेना कि किस तरीके से डेवलप होगा, कहाँ पे हमको सेटअप करना है, कितने लोग लगेंगे, वो सारी चीज़ें। डिसीजन मेकिंग स्टेज, जहाँ पे हमें डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है कि कौन सी चीज़ें इसमें यहाँ बनेगी, कितने लोग यहाँ पे रहेंगे, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्लानिंग स्टेज में आता है। प्लानिंग स्टेज में आएगा आपका, ये सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग स्टेज में आ जाता है। प्लानिंग स्टेज में बेसिकली प्लान करना है कि हमें क्या बनाना है, किस तरीके से यूनिट प्रोड्यूस होगी, कितनी यूनिट प्रोड्यूस होगी, कहाँ पे एक्सपोर्ट होगा, सारी चीज़ें प्लानिंग करना। प्लान इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद जो भी प्लान किया उसको इम्प्लीमेंट करना। एंड कंट्रोलिंग स्टेज, लास्ट में जब सब चीज़ सेटअप हो गई है, उसको कंट्रोल करना, उसे रन करना एक अच्छे तरीके से, जो कि लंबे टाइम तक चले। व्हाट आर द डिफरेंट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसएसआई? क्या क्या डिफरेंट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसएसआई में? फिजिकल रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। फिजिकल रिसोर्सेज में लैंड हो गया आपका, ठीक है, एग्जैक्ट साइट, किस साइट पे हमें किस जगह बनाना है वो कंपनी एसएसआई बिल्ड करनी है, क्या वो कितने प्लांट लगेंगे, क्या मशीनरी लगेगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिजिकल रिसोर्स में आता है। उसके बाद आता है टेक्निकल रिसोर्सेज, लाइक टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल चीज़ें जो वहाँ पे लगेंगी, हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसी कंपनी खड़ी कर रहे हैं जहाँ पे हमें कंप्यूटर की ज़रूरत हो, टेक्निकल स्किल की ज़रूरत है, वहाँ पे लोगों की, टेक्निकल लोग हमें हायर करने पड़ेंगे, तो सारी चीज़ें इसमें आती है टेक्निकल रिसोर्सेज में। फाइनेंशियल सपोर्ट, किस तरीके के हमें कितने फाइनेंशियल ज़रूरत है, कितने पैसे की ज़रूरत है। फाइनेंशियल सपोर्ट में बहुत सारी स्कीम अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे, वहाँ पे बहुत से नाबार्ड आता है, ठीक है, नाबार्ड फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, लोन देता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग स्टेट एंड नेशनल एजेंसीज टू प्रोवाइड हेल्प टू एसएसआई, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या ऐसी एजेंसीज, ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है जो कि एसएसआई को हेल्प करता है? सबसे पहले आता है DIC, डिस्ट्रिक्ट
इंडस्ट्रीज सेंटर प्रोवाइड हेल्प टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड हेल्प टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज। DIC का काम होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना, कि जो भी जैसे कि हम ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनता है उसमें रिपोर्ट बनती है, ठीक है। बहुत से लोगों को 295 नंबर मिला है, आई नो। सो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में किस तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना DIC का काम है। प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, ऐसे लोगों को। उसके बाद TCO स्टैंड फॉर टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प SSI टू प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोवाइड कंसल्टेंसी, ठीक है। कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है किसी भी जो भी कंपनी खड़ी कर रहे हैं। जो SSI जो होते हैं ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसमें क्या होता है कि बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत हाई लेवल के लोग, MBA किए हुए लोग नहीं खड़ा करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। बहुत छोटे मोटे अनअवेयर लोग गांव से निकल करके, जिनके पास स्किल होती है अच्छी खासी, वो बनाते हैं SSI को। तो उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि किस तरीके से कंसल्टेशन, किस तरीके से इसको खड़ी करनी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, रिपोर्ट क्या होता है, टेक्निकल सपोर्ट क्या है, कैसे मिलेगा हमें, ये सारी चीज़ पता नहीं होती है। इसी वजह से यहाँ पे DIC बनाया गया, TCO बनाया गया, ताकि कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जा सके। SI बनाया गया, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विसेज इंस्टीट्यूट प्रिपेयर डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर SSI। उसका लेआउट, प्रोडक्ट बनाना, हेल्प करना, लेआउट बनाने में, प्रोडक्ट की डिज़ाइन करने में, वो सारी चीज़ें हेल्प करने में SI हेल्प करता है। SFC स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन प्रोवाइड लोन टू SSI। जैसे कि मैंने बोला आपको, यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए लोन कौन प्रोवाइड करेगा? आपका SFC, ठीक है। फाइनेंशियल कॉरपोरेशन प्रोवाइड करेगा लोन, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है। NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन हेल्प द वर्कर ऑन ऑपरेशन ऑफ मॉडर्न मशीन। जो मॉडर्न मशीन आती है उसको रन करने का हेल्प करता है, किस तरीके से वो रन करेगा उसे बताता है, उसे टीच करता है, ठीक है, सिखाता है। क्योंकि वर्कर्स को जनरली पता नहीं होता, वो अनअवेयर होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो सिखाना NSIC काम है। SIDO स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेल्प SI इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जो प्रोडक्ट बन गया उसको मार्केटिंग करना भी ज़रूरी है, तो मार्केटिंग के लिए SIDO बनाया गया है। एंड नाबार्ड जो कि जनरली रूरल एरिया में, लाइक विलेजेस में देने काम करता है, क्या लोन देने काम करता है। वीकनेस ऑफ SSI की वीकनेस क्या है? देखो, स्ट्रेंथन पूछे तो भाई ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं वो कि एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, सोसाइटी को ग्रो कर रहा है, ठीक है, और इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी ऊपर डिस्कस किए थे कि 45 to 50% तक ये इंडियन एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। उसके बाद आपका तंबाकू, वेरियस स्टेट ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा आती है इसमें। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हो अगर पूछे कि इसका क्या स्ट्रेंथन, मतलब कि इकोनॉमिक में क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। और वीकनेस ऑफ SSI क्या है कि वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ SSI इज़ दैट सम टाइम दीज इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करती हैं, बनती है, फिर बिगड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। पीपल आर अनएजुकेटेड, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पीपल नहीं होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं और अनअवेयर होते हैं चीज़ों के लेकर के। यहाँ पे एनीवेयर नहीं होगा, यहाँ पे अनअवेयर होगा, ठीक है। नोट्स में ये सही हो जाएगा, ठीक है। अनअवेयर ऑफ टोटली। वाई आर मार्केट मनी एंड मोटिवेशन कंसिडर एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू स्मॉल बिजनेस, ठीक है। मार्केट मनी एंड मोटिवेशन क्यों स्पेशल माना गया है इंग्रेडिएंट का स्मॉल बिजनेस के लिए? मार्केट मैरिटल स्टेटस, ठीक है। मार्केट में क्या आता है? मार्केट में रिसर्च करते हैं हम लोग तो देखते हैं कि कौन शादीशुदा है, जेंडर, किस जेंडर को हम टारगेट करना है, किस जोग्राफिकल एरिया के टारगेट करना है, वो सारी चीज़ें मार्केट रिसर्च में आती है, ठीक। मैरिटल स्टेटस, जेंडर, जोग्राफिकल एरिया। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि हमें इस पार्टिकुलर एज ग्रुप के लोग को टारगेट करना है, बच्चों को टारगेट करना है, बड़ों को टारगेट करना है, वो सारी चीज़ें इसमें मार्केट में आ जाती है। मनी कि कितना फाइनेंशियल डिमांड है, किस तरीके से लोन मिलेगा कम इंटरेस्ट पे, ठीक है, कौन देगा, गवर्नमेंट कैसे देगी, सारी चीज़ इसमें आती है। मोटिवेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो बनाता है कंपनी को, उसका क्या मोटिवेशन है, ठीक है। मोटिवेट होना भी बहुत ज़्यादा, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, उसका कॉन्फिडेंस इसमें आ जाएगा मोटिवेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में। उसके बाद आता है डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया, सजेस्ट रेमेडीज़। कॉटेज इंडस्ट्री वही चीज़ जो छोटी मोटी चीज़, गमला वमला बनाते हैं लोग, कपड़ा बनाते हैं। प्रॉब्लम ऑफ स्किल मैन पावर, ठीक है। स्किल्ड मैन पावर की कमी है SSI में, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्किलफुल होते हैं, ठीक है। बाकी लोगों को सिखाना पड़ेगा। इनएडिक्वेट क्रेडिट असिस्टेंस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम कह लो, ठीक है। इतना टेक्निकल टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम लिख सकते हो कि वहाँ पे पैसों की प्रॉब्लम होती है। अगर कोई इंसान सोचता है खड़ा करने के बारे में अपनी कंपनी, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं हो पाती ढंग से, तो ये प्रॉब्लम आती है। एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग, मार्केटिंग ढंग से नहीं हो पाती है,
ठीक है, वहाँ पे लोग मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट का। लैक ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी और इक्विपमेंट की कभी कभी लैक हो जाता है, चीज़ें मिलती नहीं है वहाँ पे। कंप्लीशन फ्रॉम लार्ज स्केल यूनिट, ठीक है, ये कंप्लीशन नहीं कंपटीशन होगा, ये नोट्स में सही हो जाएगा फिर से, ठीक है। कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल यूनिट, जो बड़े बड़े कंपनी है उनसे कम्पीट करना बहुत मुश्किल होता चला जाता है, ठीक है। लोग जनरली लार्ज स्केल जो बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, छोटी मोटी कंपनी को ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। What are mission and strategies? How does SWOT analysis help in setting up strategy for small business? ठीक है, मिशन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे एंड SWOT एनालिसिस डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला है मिशन, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, अचीव गोल एट टाइम, प्रॉफिट, हेल्प पीपल, ग्रोथ। तो मिशन में क्या है कि किसी भी कंपनी का, किसी भी जो इंसान कंपनी खड़ी कर रहा है उसका मिशन क्या हो सकता है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे हम, ठीक है। गोल अचीव करेंगे टाइमली, ठीक है, टाइम पे ही गोल हमें अचीव करना, जो भी हम गोल बनाए हैं। मेरे कंपनी का प्रॉफिट भी होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। पीपल की हेल्प करेंगे, बहुत जो भी कंपनी खड़ी होती है लोगों की हेल्प होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, किसी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कंपनी वो पीपल की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ग्रोथ, हमें ग्रो करना है कंपनी को टाइमली, बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। स्ट्रैटेजीज, इट्स प्लान ऑफ एक्शन फॉर अकम्पलिशिंग गोल्स, ठीक है। स्ट्रैटेजी में जो भी हम लोग प्लान करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं वो गोल को अचीव करने के लिए लेते हैं, ठीक है। जो गोल अचीव होना चाहिए, स्ट्रैटेजी, ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप करना है हमें, ऐसी प्लानिंग करनी है कि गोल इजीली अचीव हो सके। एग्जीक्यूट इन ए बेटर वे, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है ताकि गोल इजीली अचीव हो सके। लेस एफर्ट एंड मनी एंड अचीव गोल्स, ठीक है, बहुत कम टाइम में, बहुत कम पैसों में हम जितना ज़्यादा गोल अचीव कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। ये सारी स्ट्रैटेजीज में आ जाएंगी। अब बात करते हैं शॉर्ट एनालिसिस की। देखो, शॉर्ट एनालिसिस में दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो पहला पार्ट है स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़, ये इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड करता है। वीकनेस एंड थ्रेट जो होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, ठीक। इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर मतलब कि इंटरनल फैक्टर जो भी कंपनी में जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो लोग होते हैं, वो इंटरनल फैक्टर हो गया। उनकी स्ट्रेंथ, उनकी जो भी कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, ये सारी इंटरनल फैक्टर हो गया। वीकनेस, जो बाहर से कंपनी की क्या वीकनेस है, ठीक है, बाहर क्या थ्रेट है। जैसे कि एक कंपनी मोबाइल की वीवो है, दूसरी है सैमसंग, तो वीवो के लिए थ्रेट है सैमसंग, ठीक है। सैमसंग अगर नया मॉडल निकाल दिया, वीवो नहीं निकाल पाया तो भाई प्रॉब्लम है, वीवो चलेगा ही नहीं फिर, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर है। स्ट्रेंथ में इनोवेटिव प्रोडक्ट आ जाता है, ऑफरिंग अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। लॉयल करंट यूज़र्स, जो भी यूज़र हैं वो लॉयल रहें, उसको पकड़ के रखना है। प्राइस अफोर्डेबल रखनी है। एक मोबाइल का आप एग्जांपल ले सकते हो, किसी भी मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल कंपनी का एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में आता है एक्सपैंड सोशल मीडिया प्रेजेंस। किसी भी कंपनी, वीवो कंपनी है, उसको सोशल मीडिया पर जितना ज़्यादा दिखाएंगे उतना लोग अट्रैक्ट होंगे। वर्क विथ इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, बड़े बड़े लोग जैसे कि यूट्यूबर होते हैं, उनसे वर्क करती है वीवो कंपनी, अपना प्रचार कराती है, ठीक है। वीकनेस, वीवो कंपनी की वीकनेस क्या है, नॉट इनफ ब्रांड रिकॉग्निशन। जैसे कि कोई भी कंपनी, छोटी मोटी कंपनी है, मोबाइल कंपनी, तो उतना लोग जानते नहीं, उसका ब्रांड की रिकॉग्निशन इतना नहीं है, तो वो वीकनेस उसकी, ठीक है। किसी भी कंपनी, नया मोबाइल कंपनी अगर स्टार्ट होती है तो उसकी जनरली ब्रांड रिकॉग्निशन नहीं होती है मार्केट में स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। नॉट रिसोर्सेज स्पेंड ऑन मार्केटिंग, इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि मार्केटिंग वो स्पेंड कर सके स्टार्टिंग में। टफ कंपटीशन, ठीक है, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है अब हर फील्ड में कि बहुत मुश्किल हो गया नया कंपनी खोलना किसी भी फील्ड में। सप्लाई चेन चैलेंजेस, ठीक है, जितने भी चेन मतलब कि एक कंपनी की ब्रांड दूसरे स्टेट में खोलना, तीसरे स्टेट में खोलना, दूसरे कंट्री में खोलना, ये सारी चेन होती है, ठीक। एक तो वो चेन मेंटेन करना, बनाना बहुत मुश्किल होता है, हो गया है। टफ़ जॉब मार्केट, ठीक है, जॉब मार्केट भी ऑब्वियसली बहुत टफ हो गया। देख ही रहे हो आप इस साल का क्या रहा है, बहुत ज़्यादा रे ऑफ्स हुए हैं, कम जॉब किसी की लग नहीं रही, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही जॉब मार्केट में भी। उसके बाद आता है फॉर एनी प्रोजेक्ट, जैसे कि अगर कुछ कंपनी का स्टेप पूछ लेता है कि स्टेप बताओ किस तरीके से हम कंपनी खड़ी करेंगे, किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेंगे, क्या प्रोजेक्ट में क्या स्टेप्स आते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ आप जनरली पूछ जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हो स्टेप। सबसे पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आता है, उसके बाद आइडिया जनरेशन आता है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग आती है, ठीक है, इन्वायरमेंट को स्कैन करता है कि किस तरीके से हमें कहाँ अपनी एक ज्योग्राफिकल एरिया को अंडरस्टैंड करता है। उसके बाद फिजिबल एनालिसिस आती है। फिजिबल एनालिसिस मतलब कि ए वे टू इवेल्युएट वेदर और नॉट ए प्रोजेक्ट प्लान कुड बी सक्सेसफुल और नॉट, मतलब कि सारी चीज़ों को देख करके, ऊपर की चीज़ों को देख करके, कि मार्केट को एनालाइज करके, पीपल को देख करके वो समझते हैं कि क्या ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। प्रोजेक्ट अगर चल पाता है तो ठीक, आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद इसको इवेल्युएट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, रिव्यू करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बाद, ठीक है।
तो इस तरीके से आपकी चैप्टर नंबर 1 फिनिश होती है एंड चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 आगे जल्दी ही आने वाली है। तो अब तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।